आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति शर्मा और आज मैं आप सभी से जिस कंडीशन के बारे में बात करूंगी वो कोविड इन्फेक्टेड बच्चों में देखी जाती है, जिसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की कैटेगरी में डालते हैं। मैं जिस कंडीशन की बात कर रही हूं वो है मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, जिसे हम डिनोट करते हैं MIS-C से। ये कंडीशन बड़ों में भी देखी जा सकती है, जिसे हम MIS-A से डिनोट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बच्चे कोविड से इन्फेक्ट होते हैं, उन केसेस में ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ बच्चों में सिम्टम्स आए ही ना, मतलब ये पता नहीं चलेगा कि वो कोविड से इन्फेक्ट भी हुए हैं और बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं बच्चे। लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में, कुछ केसेस में कोविड से ठीक होने के बाद MIS देखा जाता है। आप सभी को पता है कि सेकेंड वेव में बच्चों में कोविड इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में मेनली बच्चे ही इन्फेक्ट होंगे। वजह चाहे कुछ भी लगा लीजिए, हो सकता है उनकी लो इम्यूनिटी या फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चों में वैक्सीनेशन ना होना। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे कोविड इन्फेक्शन बढ़ेंगे वैसे वैसे MIS-C के केसेस भी बढ़ेंगे, चाहे ये रेयर कंडीशन ही क्यों ना हो। तो जरूरी यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि MIS-C है क्या। दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से बच्चे प्रेजेंट करेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे। तीसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि वार्निंग साइंस क्या है। एज अ पेरेंट्स ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पता लगाएं कि बच्चों में क्या दिक्कत आ रही है। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, तो सबसे पहले बात आती है MIS-C, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। मल्टी सिस्टमिक क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं इसमें, जैसे हार्ट, लंग्स, फेफड़े जिसे हम बोलते हैं, गुर्दे मतलब किडनीज, लीवर, हमारी स्किन, हमारा ब्रेन, हमारी आंखें, ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे सिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इस बीमारी में। ठीक है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं मल्टी सिस्टमिक। इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैक करता है हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसे अटैक करती है। तो ये काउंटर अटैक मैकेनिज्म होता है। इम्यूनिटी के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस वीडियो में मिस्टर सिद्धार्थ ने डिटेल में इम्यूनिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जैसे मैंने बताया कि बाहर से किसी ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया हमारी बॉडी पे, और हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स, जिसमें T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स होते हैं, फैगोसाइट्स होते हैं। तो B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, फैगोसाइट्स और कुछ और नेचुरल किलर सेल्स जो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है और इस सिचुएशन में कोलैटरल डैमेज होना ही होना है, क्योंकि कोई भी वॉर सिचुएशन होती है उसमें कोलैटरल डैमेज होगा ही। तो जब भी हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, उन केसेस ये जो है हमारे नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन से बचाना है हमारी बॉडी को। इस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लेकिन इस बीमारी की जो प्रॉब्लम है कि इतने सारे सिस्टम्स क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उसके ओवर एक्टिवेशन की वजह से हो रहे हैं। और सिंड्रोम्स की अगर हम बात करें तो हम सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं फॉर अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अब ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स का क्या मतलब हुआ? सिम्टम्स होते हैं कि कोई पेशेंट किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर के पास, कि उसकी सिर में दर्द है, उसकी आंखों में दर्द है, उसको खांसी है, जुकाम है, फीवर है। तो ये प्रॉब्लम्स जिनके साथ पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर फिर उसे एग्जामिन करता है, एग्जामिन करके जो ऑब्जर्व करता है वो साइंस होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं,
इसलिए बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, इसलिए हम इसे सिंड्रोम बोलते हैं। और सी से चिल्ड्रन। दूसरी बात आती है कि किस तरीके से बच्चे प्रेजेंट करेंगे, सिम्टम्स क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो बहुत सारे फीचर्स आए। ये जानना भी जरूरी है कि ये जो बीमारी है ये 3 से 12 साल तक के बच्चों में देखी गई है। अभी रिसर्च चल रही है, स्टडीज हो रही हैं, तो हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन अब तक जो पता है वो ये है कि ये 3 से 12 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करती है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर 3 साल का कोई बच्चा है तो वो किस तरीके से आपको बता पाएगा कि क्या सिम्टम्स है। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे को बुखार आना 24 घंटे से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है अगर बुखार। दूसरा, बच्चे को हेडेक होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, आंखों का लाल हो जाना और सांस लेने में दिक्कत होना और हाथ और पैरों का सूज जाना, होठ और जीभ का सूज जाना, ये सारे फीचर्स जो है वो हो सकते हैं। बच्चे का बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना। ठीक है, अब मैं वार्निंग साइंस के बारे में बात कर रही थी। वार्निंग साइंस, हमने इनको नाम ही वार्निंग साइंस इसलिए दिया है क्योंकि ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको देखते ही पेरेंट्स को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप ये साइंस देख रहे हैं अपने बच्चों में, जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं ये साइंस, ये सिम्टम्स, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और हो सकता है बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े। ये वार्निंग साइंस जो है वो 5 हैं। सबसे पहला कि बच्चे को बहुत ज्यादा पेट में दर्द अगर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तीसरा, अगर बच्चे का शरीर जो है पीला पड़ जाता है या सफेद पड़ जाता है या नीला पड़ जाता है। चौथा, बच्चा बहुत कंफ्यूजन स्टेट में है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल बिहेव कर रहा है, बहुत चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल कंडीशंस में जैसा बिहेव करता है उससे अलग बिहेव कर रहा है। और 5वां, अगर बच्चा बेड से उठ नहीं पा रहा है, बच्चा ज्यादा देर तक जगा नहीं रह पा रहा है, बार बार सो रहा है, मतलब नॉर्मल जो कंसिस्टेंसी है उससे ज्यादा अगर ऐसा हो रहा है, ये 5 वार्निंग साइंस एज अ पेरेंट आपको जरूर ध्यान देने चाहिए। आपके दिमाग में ये हमेशा रहने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये फीचर्स आ रहे हैं आपके बच्चे में तो बिना देर के आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। फिर बात आती है डायग्नोसिस की। देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हाँ या ना ये बीमारी है या नहीं है। ये डॉक्टर की इंटेलिजेंस और डॉक्टर की क्लिनिकल जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इस बीमारी के बारे में पता लगा सके, जिसके लिए उसे बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। लैब टेस्ट, ब्लड टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, यूरिन टेस्ट, हो सकता है वो चेस्ट एक्सरे के लिए बोले, पेट के अल्ट्रासाउंड के लिए बोले, छाती के अल्ट्रासाउंड के लिए बोले जिसे हम इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, सीटी स्कैन के लिए बोले। तो ये सारे बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं जिनके लिए डॉक्टर बोले। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका, इसलिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसका। जो जो सिम्टम्स हैं बच्चे में उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है और मैक्सिमम केसेस में बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, क्योंकि बिना हॉस्पिटलाइजेशन के हो सकता है उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार हो जाए, ठीक हो जाए। वो मॉनिटर करने के लिए जो है हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। तो अगर बच्चा शॉक में प्रेजेंट करता है, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम है उसका, तो उसको फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं, उसका बीपी बढ़ाने के लिए दवाइयां दी जा सकती हैं। अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड स्टेट में है, पानी की कमी है उसमें, तो उसको फ्लूइड्स चढ़ाए जा सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन दिया जा सकता है, और हो सकता है उसे इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़े, हो सकता है उसे वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़े। अगर उल्टी के साथ प्रेजेंट करता है, दस्त के साथ प्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में होगा, फ्लूइड्स देंगे, प्लस उसके जो वॉमिटिंग के लिए और लूज टूल्स के लिए उसे दवाइयां देंगे। साथ ही साथ इस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का भी यूज होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आप खुद से इन सब चीजों को ना कंज्यूम करें, क्योंकि एज अ डॉक्टर
हम लोगों को पता होता है कि इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी डोज देनी है, स्पेसिफिक डोज देनी होती है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग, बल्कि बड़ों में भी स्पेसिफिक डोजेस होती हैं जो डॉक्टर्स अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो आप ये चीजें नहीं मॉनिटर कर सकते, आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है, इसलिए ये जरूरी है कि आप ये दवाइयां, मेनली स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक यूज ना करें, क्योंकि ये और नुकसान दे सकता है बच्चों को। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से कि किस तरीके से हम बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड या बच्चों में बढ़ रहे केसेस जो हैं MIS-C के, उसको हम टैकल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आप प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू।